आज हम अंग्रेजी ज़बान के एक सबसे मुश्किल हिस्से यानी उसके तलफ़्फ़ुज़ के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। चलें एक आम सी पहेली से शुरू करते हैं जो अक्सर अंग्रेजी सीखने वालों को परेशान करती है। दो लफ्ज़ हैं सेंट और कैंट। अब देखें दोनों सी से शुरू होते हैं लेकिन इनकी आवाज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आखिर ऐसा क्यों है? तो आज के सफ़र में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो इसी तलफ़्फ़ुज़ की पहेली को समझेंगे। फिर हम वाउल्स को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स का कोड तोड़ेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या करना है ताकि इस पर महारत हासिल की जा सके। तो ये है तलफ़्फ़ुज़ की पहेली। देखिए, उर्दू में तो हर हर्फ की एक ही आवाज़ होती है ना, लेकिन अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है। यहाँ एक ही हर्फ की आवाज़ उसके आगे पीछे आने वाले हुरूफ की वजह से बिल्कुल बदल सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं। अच्छी खबर यह है कि ये सब कुछ ऐसे ही बगैर किसी वजह के नहीं होता। इसके पीछे कुछ उसूल हैं, कुछ पैटर्न्स हैं और आज हम मिलकर इन्हीं को समझने वाले हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इस कोड को तोड़ना। और हम शुरुआत करेंगे अंग्रेजी आवाज़ों की बिल्कुल बुनियाद से, यानी 5 वाउल्स से। सबसे पहले देखते हैं हर्फ ए को। अब ज़रा गौर करें कि ये एक हर्फ कितनी आवाज़ें निकाल सकता है। जैसे नेम या गेम में जब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट और फिर ई आए तो इसकी आवाज़ होती है ए। लेकिन दूसरी तरफ जब यही ए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में हो, जैसे कैट या मैप में, तो आवाज़ बन जाती है ए। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर ए के बाद आर आ जाए, जैसे फार में, तो आवाज़ आ हो जाती है। और अगर उसके बाद एल या डब्ल्यू हो, जैसे टॉल में, तो आवाज़ ओ जैसी निकलती है ना कमाल की बात? अच्छा, यही कहानी हर्फ ई के साथ भी है। जब ई या ई ए एक साथ आते हैं, जैसे वीक या सी में, तो ये लंबी ई की आवाज़ देता है। लेकिन जब ई दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में फंस जाए, जैसे पेन या हेन में, तो यही आवाज़ छोटी होकर ए बन जाती है। अब बारी है हर्फ आई की। ये भी कुछ कम नहीं है। देखें, इट या सिन जैसे लफ्ज़ों में इसकी आवाज़ छोटी सी ए है। लेकिन जैसे ही इसके बाद एक कॉन्सोनेंट और फिर ई आता है, जैसे फाइल या काइट में, तो ये फौरन आई की आवाज़ में बदल जाता है। और अगर आई के बाद आर आ जाए, जैसे फर्स्ट या शर्ट में, तो आवाज़ बिल्कुल ही अलग आ हो जाती है। चलें, अब ओ को देखते हैं। ये भी बहुत दिलचस्प है। ओल्ड या स्नो जैसे अल्फाज में ये साफ ओ की आवाज़ देता है, लेकिन स्टॉप या रॉब जैसे छोटे लफ्ज़ों में इसकी आवाज़ ऑ हो जाती है। और हाँ, जब दो ओ एक साथ आ जाएं, जैसे कुक या बुक में, तो इसकी आवाज़ बन जाती है ओ। एक और बात, सन या डन जैसे अल्फाज में ये आ की हल्की सी आवाज़ भी देता है। और आखिर में है हमारा आखिरी वावल यू। कट या रन जैसे लफ्ज़ों में ये बिल्कुल सादा सी आ की आवाज़ देता है। लेकिन यूज़ या यूनिफॉर्म जैसे अल्फाज में यही हर्फ यू की पूरी आवाज़ बन जाता है। और शोर जैसे लफ्ज़ों में ये यू की आवाज़ देता है। तो देखा, आसपास के हुरूफ कितने अहम हैं। अच्छा, वाउल्स तो हमने देख लिए। अब बारी है इन मास्टर कीज़ की जो अंग्रेजी के सबसे मुश्किल अल्फाज का ताला खोलती हैं। और ये हैं कॉन्सोनेंट्स सी, एस और टी। याद है हमने शुरू में सेंट और कैंट की बात की थी? लीजिए, इसका राज अब खुलने वाला है। उसूल बहुत सादा है। अगर सी के बाद ई, आई या वाई आए तो ये स की आवाज़ देगा, जैसे सर्कल में। और अगर उसके बाद ए, ओ, यू या कोई और कॉन्सोनेंट आए तो ये क की आवाज़ देगा, जैसे कैट में। बस इतनी सी बात थी। हर्फ एस भी किसी से कम नहीं, इसके भी कई रूप हैं। एक बहुत आम असूल ये है कि जब एस किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो उसकी आवाज़ बदल सकती है। जैसे बैग्स या एग्स में जी के बाद आने की वजह से ये ज की आवाज़ दे रहा है। लेकिन लिप्स या काइट्स में पी या टी के बाद आने पर ये अपनी असली स की आवाज़ ही रखता है। और ये वाला असूल तो बहुत ही ख़ास है। ज़रा इन अल्फाज को देखें। शुगर, शोर, इनमें एस के साथ एच नहीं है, लेकिन फिर भी ये शीन की आवाज़ दे रहा है। प्रेशर और इशू में भी यही होता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे अगर याद रख लिया जाए तो बहुत आसानी होती है। अब आते हैं हर्फ टी पर, जो शायद सबसे ज़्यादा आवाज़ें बदलता है। जैसे इनिशियल में जब टी के बाद आई ए आता है तो ये श बन जाता है।
क्वेश्चन जैसे लफ्ज़ों में ये च की आवाज़ देता है। और थ तो सब जानते हैं। इसकी दो अलग आवाज़ें हैं, एक थ जैसी जैसे थिक में, और दूसरी द से मिलती जुलती जैसे दिस में। और ये रहा एक और ज़बरदस्त पैटर्न। जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में टी के बाद योर नज़र आए तो ये तकरीबन हमेशा च की आवाज़ बन जाता है। जैसे फ्यूचर, नेचर, पिक्चर, इन सब में यही उसूल काम कर रहा है। तो देखा, वो जो शुरू में एक मुअम्मा लग रहा था वो अब हल हो चुका है। अंग्रेज़ी का तलफ़्फ़ुज़ बेतरतीब नहीं है, बल्कि ये तो उसूलों पर बना एक पूरा निज़ाम है। तो सबसे अहम बात यह है कि इन पैटर्न्स को समझना पहला कदम है। उसके बाद मुसलसल मश्क ही वो चाबी है जो महारत का दरवाज़ा खोलेगी। और अगर इस सीखने के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मज़ीद अस्पाक और मश्क के मौक़े उम्मत 360 ऐप पर मौजूद हैं। ये तो इस कोड को तोड़ने की सिर्फ एक झलक थी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में अभी और कितने ऐसे राज और पैटर्न छुपे हुए हैं जो दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं।